नमस्कार। दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड सरकार किस तरीके से कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए कार्य कर रही है, और कल जैसे कि लॉकडाउन 4 का ऐलान कर दिया गया है, तो क्या कुछ खास दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो इसी खास मुद्दे पर हमारा आज का विषय है लॉकडाउन 4 और उत्तराखंड। तो इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ चिर परिचित चेहरा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो हम स्वागत करते हैं कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता श्री मदन कौशिक जी का। मंत्री जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो इसके साथ ही हम अपनी जनता को बताना चाहते हैं कि अगर आपके पास भी कोरोना संक्रमण के इस काल में किसी तरीके का सवाल है, तो आप हमारे फ़ोन लाइन जो आपके लिए लगातार खुले हुए हैं, आप उन पर मंत्री जी से अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे होंगे। हमारा नंबर है, मोबाइल नंबर है, कृपया आप नोट करें 7579428047 7579428028। इसके साथ ही हमारा दूसरा लैंडलाइन नंबर है, कृपया नोट करें 013526663335, और दूसरा लैंडलाइन नंबर है 013526654788। तो चलिए अब हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं मंत्री जी से। तो मंत्री जी, स्वागत है आपका। पहला सवाल आपसे हमारा ये है कि लॉकडाउन 4 का ऐलान किया जा चुका है, तो क्या कुछ खास दिशा निर्देश दिए गए हैं सरकार के द्वारा? देखिए, लॉकडाउन 4 कल जब इसकी गाइडलाइन भारत सरकार ने जारी की, तो इसमें पहली बार राज्यों को कुछ अधिकार दिए गए। जैसा जो जोनिंग था, चाहे रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, कंटोनमेंट, हॉट स्पॉट, ये सारे ऐसी स्थिति में थे। अब राज्यों को तय करने हैं कि वो किस स्थिति में। उन्होंने केवल गाइडलाइन में 6 बिंदु दिए हैं जी। उन 6 बिंदुओं के आधार पर आप इसको तय करेंगे कि आपका किस जोन में क्षेत्र आता है, उन 6 बिंदुओं के आधार पर। दूसरा अधिकार राज्यों को दिया है कि आप अपने राज्य से दूसरे राज्य में अगर बस सर्विस करना शुरू चाहते हैं, तो आप उस राज्य से बात करके उसको कर सकते हैं। तीसरा, राज्य के अंतर्गत आप ग्रीन जोन में यदि आप बस सर्विस शुरू करना चाहते हैं, तो आप उसको भी कर सकते हैं। इससे अलग जो बाकी है, चाहे स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, धार्मिक संस्थाओं, धार्मिक जितने भी कार्यक्रम हैं, चाहे राजनीतिक कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम है, चाहे होटल्स हैं, मॉल्स हैं, सिनेमा हॉल हैं, ये सब उन्होंने पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे इस लॉकडाउन 4 के अंतर्गत। इस प्रकार से हम अब राज्य के अंतर्गत आज हम लोगों ने बैठकर ये तय किया है, हमारे राज्य के अंतर्गत उन पैरामीटर्स पर, जो 6 पैरामीटर्स दिए हैं, हम कहाँ खड़े हैं जी। इसमें अगर आप डिटेल में मैं आपको बताऊं जी, कि राज्य के अंतर्गत हमारा पहले हॉट जोन में, जो हमारा रेड जोन में था, वो हरिद्वार था। आज उन पैरामीटर्स में वो ग्रीन में चला गया है। तो इस प्रकार से जब हम देखेंगे, हमारे जो 6 जनपद हैं, जिसमें देहरादून है, नैनीताल है, उधम सिंह नगर है, उत्तरकाशी है जी, पोडिया और अल्मोड़ा। बातचीत हम जारी रखेंगे। फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे दर्शक मौजूद हैं, जरा उनसे सवाल उनका पूछते हैं। जी जी जी, पूछिए अपना सवाल। क्या सवाल है आपका? आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो जी, नाम बताइए प्लीज अपना। जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम पहले कम कर दीजिए और अपना नाम बताइए। गाँव से जयखाल ब्लॉक। जी जी, अपना सवाल पूछिए। जी, कर दिया। मेरा सवाल सर से है कि जो भी लोग, जैसे हमारे गांव के लोग आते हैं गांव में, तो उनके लिए जैसे प्रधान की जिम्मेदारी उनको मतलब स्कूल में रखना या पंचायत भवन में रखना, जैसे उनका खाने पीने का है, जो भी उनका खर्चा आ रहा है, तो उसका बजट हमें मिलेगा कब? मतलब हाँ, देखिए, पूरा गांव के अंदर यदि क्वारंटाइन करने के लिए कुछ लोग आते हैं, उनको होम क्वारंटाइन करना है या उनको कहीं स्कूल में या किसी अन्य जगह पर रखना है, इसको प्रधान की सहायता से हम लोग तय करते हैं। प्रधान के लिए पहले यह था कि वो खाना इत्यादि दे देते थे, बाद में रिम्बर्स होने की बात थी। बाद में विषय आया कि प्रधान को कुछ पैसा दे दिया जाए, तो हमने प्रधान को 10,000 उनके अकाउंट में डाल दिया। फिर अब यह होगा कि प्रधान जो पैसा खर्च होगा, आज ही 10,000 खर्च होंगे तो कल दोबारा मिलेंगे,
लेकिन पैसे की कमी नहीं है, केवल उनको जो क्वारंटाइन करने वाले लोग उनको समय पर खाना मिले, ठीक खाना मिले, ठीक व्यवस्था में रहे। ये प्रधान के साथ एक और अधिकारी लगाया है, उनको और जो हमारा नोडल होगा उन सबको बैठकर इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मंत्री जी की हर एक गांव के बाहर एक स्कूल को क्वारंटाइन होम के तौर पे विकसित किया गया है, लेकिन उसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, प्रवासी पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं तो उनके लिए किस तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए जाजी, हमारे सामने ये सही है कि बहुत बड़ी चुनौती है जी, और इस चुनौती को हमने पूरी तैयारी के साथ स्वीकार किया है। जी, हम लोगों ने प्रारंभ से अब तक लाखों ऐसे प्रवासी जिनको हम उत्तराखंड राज्य में लेकर आ गए हैं और लगातार अभी आ ही रहे हैं। इन सबको हमने पहले जो हमने केंद्र बनाए उन केंद्रों पर लेकर आते हैं, चाहे वो हल्द्वानी में हो, रुद्रपुर में, हरिद्वार में हो। उसके बाद वहाँ उनकी हम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जब भी जितनी आवश्यकता होती है उतना रखते हैं, फिर ठीक से उनकी डॉक्टरी करते हैं, उनका स्क्रीनिंग करते हैं। उसके बाद उनको संबंधित जिलों के कलेक्टर से बातचीत करके और उनको सब बता के कि इस जिले के 400 लोग हैं, पहले दिन हम 200 भेज पाएंगे, 100 भेज पाएंगे या 100 आप रख पाएंगे। फिर उनको उनके ब्लॉक में भेजते हैं, फिर गांव में भेजते हैं। जी, उन स्तरों पर भी उनकी स्क्रीनिंग होती है, जांच होती है। ये जो हमारी चुनौती है वो चुनौती इस रूप में कि अभी तक जो प्रवासी आने शुरू हुए हमारे, उसके बाद लगभग हमारे राज्य के 25-30 केस बढ़े हैं। जी, वो इसी कारण से बढ़े हैं कि हमारी जो एक जांच का तरीका है जो 2-3 बार हम लोग कर रहे हैं, उसमें क्या है कि वो वही कहीं ना कहीं जो क्वारंटाइन जाने से पहले या क्वारंटाइन पीरियड में शुरू होने से पहले ही उनकी जांच में वो आ रहे हैं। जी, तो ये सरकार की चुनौती भी है जिसको हमने स्वीकार किया है। जी, तो इस प्रकार से जो हमारे प्रवासी भाई बहन आ रहे हैं उनको हम कष्ट कम से कम हो, उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, सरकार के स्तर पर हम जो सुविधाएं दे सकते हैं वो सारी हम दें। ये काम हम भली भांति कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि इस चुनौती को सब लोग देख रहे हैं, सरकार की चुनौती है और इस काम से संतुष्ट भी हैं। नहीं, देश बिल्कुल संदेश देश के अन्य राज्यों के हिसाब से अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो सच में उत्तराखंड बहुत अच्छे स्तर पर है। अभी कोविड-19 के लिए बहुत अच्छे स्तर पे काम भी किया जा रहा है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी पहुंच रहे हैं। ऐसे में हर एक की जांच करना, हर एक को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना, क्या ये बिल्कुल पूरी तरीके से किया जा रहा है? देखिए, हर एक को हम लोग कोविड की जांच नहीं कर रहे हैं जी, हम केवल इतना कर रहे हैं कि जैसा हमारे पास सपोज करो कि आज 10,000 लोग आए जी, 10,000 लोगों में से सबसे पहले हमने देखा कि सिम्टम्स होने या किसी प्रकार का कोई उसको महसूस होना, ऐसे 100 लोग आए, उन 100 के 100 का हम कोविड टेस्ट कराएंगे। लेकिन बाकी सब लोगों को हम क्वारंटाइन करेंगे। क्वारंटाइन पीरियड में यदि इस प्रकार की दिक्कत आती है तब हम जांच कराएंगे, लेकिन 10,000 की रोजाना जांच कराएं ये संभव नहीं है। हमारे राज्य में जो हमारी कैपेसिटी है 1000 टेस्ट की है, तो 1000 टेस्ट तक हमारे पास आते हैं तो हम उसको कराते हैं, लेकिन सबको करा पाना ये संभव इस रूप में नहीं है। लेकिन हम मैक्सिमम जहाँ जरा से सिम्टम्स आते हैं, जिस क्षेत्र को हमें लगता है क्षेत्र से हमें ये पेशेंट कोरोना पॉजिटिव आया, उस सारे क्षेत्र के हम फिर थरोली कराते हैं सारे टेस्ट कोरोना के, और उसमें से क्वारंटाइन करने के बाद और जब तक वो निगेटिव नहीं आते उसको हम क्वारंटाइन करके रखते हैं। जी, मंत्री जी एक और फोन कॉल हमारे साथ दर्शक इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइए अपना नाम। हाँ जी, मनवर सिंह रावत जी। अपनी टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर लीजिए और अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। मनवर सिंह रावत। कहाँ से बोल रहे हैं आप? पौड़ी गढ़वाल सलीसैन। जी, अपना सवाल पूछिए। ये मैम, हमारा जो है बच्चा है दिल्ली में फंसा हुआ। कहाँ फंसा हुआ है बच्चा? दिल्ली में। दिल्ली में। देखिए रावत जी, अभी 2 राज्य ऐसे थे जिन राज्यों में बहुत अधिक मात्रा में या तो हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन होने के कारण उन राज्यों ने अभी हमसे अनुमति देने की बात फाइनल नहीं हुई है। एक दिल्ली है और एक महाराष्ट्र है जी। जल्दी हम लोग अभी उत्तर प्रदेश से हमने पर्याप्त मात्रा में शुरू कर दिए हैं लाने अपने प्रवासी को। इसके बाद हम दिल्ली और महाराष्ट्र पे केंद्रित करेंगे, तो आप निश्चिंत रहिए, जल्दी ही दिल्ली से भी हम लेकर आने वाले हैं और हमें उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास है। हम उनको खुद फोन करके बताएंगे कि इस समय इस तारीख से और आपको इस ट्रेन के अंतर्गत आना है, जल्दी ही हम उसको लेकर आने वाले हैं। मंत्री जी, ये बहुत मतलब ये उलझन वाली चीज़ है कि अगर रेड जोन से किसी को लाया जा रहा है तो रेड जोन से लाना मीन्स बहुत खतरनाक हुआ। मतलब रेड जोन ज़रूरी नहीं है कि उसको कोरोना हो ही, कोरोना संक्रमण हो ही, लेकिन उनके लिए क्या कुछ खास अलग नियम
किए जा रहे नियम हैं? तो एज सच अलग से नहीं है जी, लेकिन ये सही है कि रेड जोन से कोई आता है तो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता जी। पड़ती है। हम ये प्रयास करते हैं कि जो रेड जोन से आ रहा है और जहाँ कोरोना पॉजिटिव की इस प्रकार होती है, अगर उनके सिम्टम्स भी ना हो तो हम कोशिश करते हैं कि उनको हम चेक करें, उनको हम कोरोना का टेस्ट करा लें उनका। दूसरी बात यह है कि हम ये प्रयास करते हैं कि जो हमारे रेड जोन से ऊपर के जोन जो हमने बनाए हैं, हॉट जोन या हॉट स्पॉट करके या कंटोनमेंट स्पॉट जो हमने छाटा है, उसमें से हम जरूर करते हैं कि अभी तक किसी को हम लेकर नहीं आए हैं। जी, ये हम भी लेकर नहीं आए, उन राज्यों ने भी अनुमति नहीं दी है। जी, लेकिन ये चुनौती हमारे सामने अब शुरू होगी जब हम दिल्ली और महाराष्ट्र को शुरू करेंगे। हाँ। दिल्ली महाराष्ट्र से आने वाले हमारे जितने प्रवासी मित्र होंगे उन सब के सामने ये चुनौती होगी और उस चुनौती से हम निपटने के लिए पूरी रणनीति बनाएंगे, पूरी तैयारी करेंगे कि वो आने वाले लोगों को ठीक से 2 दिन 3 दिन उस केंद्र पर रखें, बाद में उन्हें जिलों को भेजें, इस बीच में उनके अधिक से अधिक टेस्ट करें, उन टेस्ट का सही से रिजल्ट आए, क्वारंटाइन करने के लिए पर्याप्त समय जो हमें मिलेगा तो उसको हम और तैयारी के साथ करने वाले हैं। जी। तो जैसे अलग अलग गांव के बाहर जैसे स्कूल बनाए गए हैं, क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, जिलों में भी बनाए गए हैं, तो ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्वारंटीन के नियमों का पालन नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं जो क्वारंटीन पीरियड से बाहर भी जा रहे हैं, बाहर भी निकल रहे हैं, तो क्या ऐसे लोगों के लिए भी कुछ खास अलग से नियम बनाए गए हैं सरकार के द्वारा? देखिए, पहले तो यह है कि उन सबको पालन करना ही चाहिए। जी, बिल्कुल। और यदि कोई ऐसे हैं जो पालन नहीं करते हैं तो फिर उनके लिए कानून अपना काम करता है। हमने पालन ना करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जी, हमने उनको क्वारंटाइन करने के बाद हमने उनको फिर वापस बुला के कहा कि हम जेल भेजेंगे हम आपको। जी, यदि कोई ऐसे है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी सख्त सख्त हम लोग करेंगे, बिल्कुल। क्योंकि वो केवल अपने साथ नहीं, वो तो समाज के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि एक व्यक्ति पॉजिटिव वो कई सौ लोगों को पॉजिटिव कर सकता है और कई सौ लोग पॉजिटिव फिर कई हजार को पॉजिटिव कर सकते हैं। इसलिए हमें एक व्यक्ति यदि कहा नहीं मान रहा है, सरकार पूरी सुविधा दे रही है, सरकार पूरी चिंता कर रही है, सरकार पूरी आपको इस रूप में लेकर आ रही है, सरकार आपका खर्चा उठा रही है, सरकार आपके साथ खड़ी है, और फिर भी आप अगर समाज का सहयोग नहीं कर रहे हो तो ये चिंता का विषय और ऐसे लोगों के फिर सख्ताई से निपटने की आवश्यकता है। जी, तो पूरा देश इस समय में संक्रमण काल से गुजर रहा है, संक्रमण के दौर को झेल रहा है जिस तरीके से कोरोना से, तो वित्तीय अगर देखें तो आर्थिक नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। खासकर उत्तराखंड प्रदेश की बात करें तो जो ये समय था हमारे लिए पर्यटन, उस पर हम पूरी तरीके से निर्भर थे। जो होटल व्यवसाय हैं पूरी तरीके से होटल के जो कर्मचारी हैं वो इस पर डिपेंडेंट थे, तो क्या उनके लिए भी कुछ खास रोजगार की सुविधाएं या प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके के हैं सरकार की तरफ से? देखिए, हम लोगों ने जो हमारे राज्य के अंतर्गत लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन में सही है कि हमारे 4 धाम के कपाट इसके बीच में खुले। जी, हम लोगों की जो बड़ी यात्राएं जो होती हैं, खासतौर पर जो अप्रैल में शुरू होती है, चाहे वो 4 धाम के साथ साथ हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, या हमारा पर्यटन सीजन हो, मसूरी हो, नैनीताल हो, हमारा जागेश्वर धाम हो, हमारा कोसानी हो, ये सारे ऐसे समय रहता है। जी, अब अगर इसके अंतर्गत अब हमारी यात्रा तो निश्चित रूप से हमारी आर्थिकी की बड़ी रीढ़ अगर कोई है तो हमारी 4 धाम यात्रा है। बिल्कुल, आज वो शुरू नहीं हो पाई है तो हमें बहुत भारी नुकसान इस रूप में। हम लोगों ने इस सारे विषय को लेकर अभी जो लॉकडाउन 3 के बाद भारत सरकार ने कुछ छूट दी, तो उसके अंतर्गत हमने जो राज्य की आर्थिक गतिविधियां हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी हो, चाहे कटाई हो, बुआई हो, चाहे वो शुगर मिल की बात हो, चाहे वो अन्य इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो सारी शुरू करने की हमने अनुमति दी है। हमने ईंट भट्टों को अनुमति दी है। हमने जो कंस्ट्रक्शन के काम थे, चाहे नेशनल हाईवे का काम है, चाहे रेलवे का काम है, चाहे PWD का काम है, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात हो, चाहे कुंभ के काम हो, इन सबको हमने अनुमति दी है। जी, फिर हम बातचीत जारी करेंगे। हमारे साथ एक और दर्शक फोन कॉल पे जुड़े हुए हैं। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है शंभू प्रसाद। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं रेवाड़ी हरियाणा से बोल रहा हूँ मैम। जी, सवाल पूछिए अपना। मैम, हेलो जी, बोलिए अपना सवाल। मैडम, मैंने पहली मई को अपना रजिस्ट्रेशन कराया था बस के लिए। जी, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, इस बारे बात करने चाह रहे थे। और हम लोग अकेले में फंसे पड़े हैं यहाँ फैक्ट्रियाँ बंद है, काम सारे बंद है, मकान भी किराया देना है, खाने का पैसा है, कुछ भी नहीं है, कैसे करेंगे बताइए प्लीज। हरियाणा के कौन से शहर में आप? सर, मैं हरियाणा में रेवाड़ी में हूँ। मैं बावली एरिया है। हाँ, रेवाड़ी। देखिए, हरियाणा से अभी हम लोग कुछ लोगों को लेकर आए हैं, करीब हजारों की संख्या में। अभी निश्चित रहिए, रेवाड़ी में भी आने वाले हैं हम लोग, रेवाड़ी से भी लेकर आए। देखिए, आप ये
निश्चित मानकर चलिए कि राज्य अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम कर रहा है। अभी तक 1 लाख से ज्यादा प्रवासियों को हम ला चुके हैं। उन सबको लाने के बाद जांच करना, उनको क्वारंटाइन करना, उनको उनकी व्यवस्था करना, ये आपकी सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। इसलिए आप चिंता मत करिए, जल्दी से जल्दी आपको अगले कुछ ही दिनों के अंतर्गत आपको वापस लेकर आ जाएंगे। जी, तो मंत्री जी हम लोग बात करते हैं आर्थिक कि किस तरीके से संभाली जाएगी होटल व्यवसाय पर, क्या इसका असर हमने ये सारी चीजें शुरू की है, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे कंस्ट्रक्शन के काम हो, चाहे हमारे अन्य इस प्रकार के काम हो, शुरू कर दिए हमने जी। इससे हमारी कुछ आर्थिक गतिविधि शुरू हुई है। लेकिन चाहे हमारे होटल के काम हो, क्योंकि अभी जब हमने होटल जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके अंतर्गत नहीं खोल सकते हैं। धार्मिक मंदिरों के लिए भी हमने ये कहा कि जो दर्शनों के लिए नहीं खोल सकते, पूजा पाठ वो जो अंदर ही है वो कर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से मैं कहूँ केवल सरकार के लिए, सरकार के साथ साथ अपने जो होटल व्यवसायी हैं, जो दुकानदार हैं, जो अन्य प्रकार का काम करने वाले हैं, चाहे रेडी वाले हों, ठेली वाले हों, फड़ वाले हों, ये सब लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है जी। इसके लिए हम लोगों ने अभी कुछ प्रारंभिक तौर पर किया है कि हम लोगों को जो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, 20 लाख करोड़ का पैकेज आपने दिया है जी। उसमें राज्य को हम कैसे जोड़े, इस पर हमारा होमवर्क चल रहा है जी। इससे स्वरोजगार योजना मुख्यमंत्री जी के जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, उन्होंने एक योजना को लॉन्च किया है जी। इसके अंतर्गत हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, इस पर भी हम लोगों को रोजगार से जोड़ेंगे जी। इससे अलग मंत्री जी एक और दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं जी, अपना नाम बताइए। हेलो जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो जी, नाम बताइए अपना और कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं हरिंदर रावत देहरादून से बोल रहा मैडम जी। जी, मेरा क्वेश्चन मंत्री जी से ये है कि यहाँ से मुझे किसी मेरे ताऊ जी हैं बुजुर्ग, तो उन्हें अल्मोड़ा जाना है, तो क्या उसके लिए परमिशन हमें हर डिस्ट्रिक्ट से मांगना पड़ेगा या फिर ये देहरादून से ही हो जाएगा? कहाँ जाना है आपको? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा, अल्मोड़ा जाना। आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। आप तत्काल कल ही आप अनुमति लीजिए, आपको एक ही दिन में अनुमति मिल जाएगी। आप अल्मोड़ा के रहने वाले हैं, यहाँ फंसे हुए लॉकडाउन में, अल्मोड़ा जाना है आप कल ही। लेकिन इसके लिए आपको, अगर हमने बीच में बसें चलाई थी जो हमने अपने लोगों को वापस भेजा है, उस समय हो सकता है आपका रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो। यदि आपके पास अपनी गाड़ी है तो आप कल ही चले जाइए, यदि गाड़ी नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन करा के छोड़ दीजिए। 1 दिन में 2 दिन में आपको फिर सरकार का व्यवस्था से भेजा जाएगा। जी जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि मुझे परमिशन क्या हर डिस्ट्रिक्ट से लेना पड़ेगा या? हाँ, कल ही मिल जाएगी। आप डीएम के यहाँ अप्लाई करिए ऑनलाइन या कैसे भी, और आपको दिक्कत आएगी, मेरा फोन नंबर आपके पास होगा, मुझे भेज दीजिए, तुरंत 1 घंटे में परमिशन हो जाएगी। जी सर, और एक क्वेश्चन है सर, ये रास्ता क्या मुझे यूपी से होते हुए जाना पड़ेगा या अपना गैरसैंण वगैरह? आपको यूपी से होते हुए जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, गैरसैंण से जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप होते हुए जा सकते हैं। परमिशन अगर आपके पास होगी, आपको केवल इतना करना पड़ेगा कि अगर आप छोड़ने जाएंगे तो आपको वहां से 1 रात नहीं रुकना है, वहां रात से पहले वापस आना है। रात को रुकेंगे तो आपको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, फिर आप 14 दिन वहीं रहोगे जी। सेम डे वापसी करना है सर ना, मतलब सपोज यहाँ से गए तो सेम डे मुझे वापस करना है? हाँ जी जी जी। मंत्री जी हम लोग बात कर रहे थे किस तरीके से आर्थिकी को संभाला जा रहा है, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज। 20 लाख करोड़ प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं राज्य की। हमने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने एक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चालू की जी। इससे अलग हमने कुछ लाभ दिया है अपने जैसे होटल व्यवसायी हैं, हाँ, उन सबको। क्योंकि बिजली में हमने क्या लाभ दिया कि पहले उनका एक फिक्स बिल आता था जी, क्योंकि वो इतने दिन लॉकडाउन है तो होटल खुले नहीं, हाँ, तो हमने कहा जितनी रीडिंग आएगी उतना बिल लेंगे। दूसरा, हमने किसानों के ट्यूबवेल पर ऐसा ही किया है। बड़े उद्योगों के लिए हमने कहा कि आप फिक्स तो देंगे लेकिन 3 महीने बाद तक दे सकते हैं, 4 किस्तों में दे सकते हैं जी। ये सारे काम के लिए 17 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा राज्य सरकार वहन कर रही है। यानी इन पर जो ब्याज जाना है, इन पर जो कम हमने किया है, तो 17 करोड़ रुपए का राज्य पर एक्स्ट्रा लोड आएगा, जो हमने स्वीकार कर दिया। ये छूट हमने इनको दे दी है। आने वाले समय में और अन्य प्रकार में जो हमारा पैकेज है उसके अंतर्गत क्या क्या हम ले सकते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं, इस पर राज्य सरकार, भारत सरकार की गाइडलाइन जो आई है पैकेज के संबंध में, उनको अध्ययन करके, और हम अपनी जनता के लिए, अपने नौजवानों के लिए, अपने प्रवासी भाइयों के लिए, अपने राज्य के रहने वाले नौजवानों के लिए हम कुछ और नई चीज लेकर आ सकते हैं, तो वो भी हम जल्दी से जल्दी लेकर आएंगे जी। मंत्री जी, 4 धाम का समय था ये, तो क्या 4 धाम को किसी भी तरीके मतलब खोलने की पहल की जा रही है या फिर उसके लिए कुछ अलग से कार्य योजना तैयार की जा रही है?
किस तरीके से यहाँ टूरिस्ट आएंगे, जो संक्रमण काल है जिस दौरान, उस तरीके से? देखो, दो चीजें हैं इसमें। एक अभी भारत सरकार ने मंत्री जी ये सवाल हम लेंगे। एक दर्शक हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं। जी, अपना नाम बताइए और कहां से बोल रहे हैं आप? नाम बताइए अपना। हेलो जी, नाम बताइए अपना और कहां से बोल रहे हैं आप? हम गाजियाबाद से बोल रहे हैं, गाजियाबाद से। जी, नाम बताइए अपना। बालम सिंह बनकुटी। जी, सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए। आपका नाम बताइए अपना वापस से। बालम सिंह बनकुटी, बालम सिंह बनकुटी। जी जी, अपना सवाल पूछिए। मैडम, यहाँ बच्चे आए, इसलिए दूध के लिए पैसे भी नहीं है। हम तो यहाँ होटल में काम करते थे, आप क्या करें, जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, बताओ। हम गाँव वाला था, गाँव वाले भी परेशान है। देखिए, दो चीजें हैं। अगर आप वहाँ काम करते थे, आपका रजिस्ट्रेशन था, तो आपको कुछ पैसा राज्य सरकार जहाँ रजिस्ट्रेशन था वहाँ दे रहे हैं। आपके पास राशन कार्ड वहाँ का था तो वहाँ आपको राशन फ्री मिलेगा। आपके पास हमारे राज्य का राशन कार्ड था जहाँ के आप रहने वाले, वहाँ फ्री मिलेगा। इससे अलग अगर आप राज्य में आना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश में हमने आज से शुरू की है। हम उनके बॉर्डर पर दोनों तरफ बॉर्डर पर हजार लोग एक समय में छोड़ेंगे, अपने 1000 लेकर आएंगे। ये योजना एक्सचेंज प्रोग्राम हमने बना लिया है, ये भी शुरू हो गया। तो आप अगर आना चाहते हैं तो आप बातचीत करके वहाँ के नोडल अधिकारी से, आप जिस तरफ आना है, कुमाऊं में जाना है, कुमाऊं के बॉर्डर पर, गढ़वाल में आना, गढ़वाल के बॉर्डर पर आप आ सकते हैं। और जहाँ तक सवाल इस चीज़ का जो मैंने बताया, यदि आपका जिस रूप में भी रजिस्ट्रेशन होगा, आपको खाने की व्यवस्था, ये हम सब लोग लगातार चिंता कर रहे हैं। अब आप वहाँ रह रहे हैं, आपका राशन कार्ड वहाँ का है, हमारे राज्य का है, या वहीं का बनवा लिया आपने, आपके पास रजिस्टर्ड मजदूर के तौर पर वहाँ है या यहाँ है आप, वो हमने दिया है। हमने भी 2-2 हज़ार रुपये दिए, उन्होंने भी दिए हैं। अन्य प्रकार की भी सहायता हम लोगों ने की है। यदि आपने जनधन योजना में अकाउंट है, 500 रुपये हर महीने आएंगे। यदि आपके घर में कोई बुजुर्ग है, उसकी पेंशन है, तो उसकी डबल पेंशन आएगी। ये सारी चीज़ें जो भारत सरकार ने चिंता करके दी है, राज्य सरकार का शेयर हमने उसमें कंप्लीट किया है। और हमने 1200 रुपये, पेंशन भी 200 रुपये और बढ़ा दिया, 1200 रुपये की है। इसलिए आप इसको देखिए कहाँ आप किस कैटेगरी में आते हैं, तब आप देखिए आपको मिला या नहीं मिला। जी, मंत्री जी, हम बात कर रहे थे 4 धाम यात्रा की कि किस तरीके से वापस जो देखिए 4 धाम यात्रा को लेकर, चूंकि अभी जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसमें धार्मिक किसी भी स्थल का जो दर्शन के लिए खोलने पर प्रतिबंध है जी, लेकिन साथ साथ उन्होंने एक राज्य से दूसरे राज्य में बस अलाउ की है। तो हम लोग भारत सरकार से ये जरूर मांग कर रहे हैं कि कुछ सीमित संख्या में यदि राज्यों से जो लोग आएंगे, एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और अन्य सभी जो पालनीय विषय हैं उन सबको पालन करते हुए यदि एक निश्चित अनुमति हमें मिलती है, तो हम उन राज्यों से बातचीत करके और इस प्रकार के हम चाहे वो धार्मिक रूप से हो चाहे पर्यटन गतिविधियों में उनको लाया जा सकता है। लेकिन ये तभी संभव होगा तब भारत सरकार की गाइडलाइन इसको अलाउ करेंगे। जी, मंत्री जी, इस समय एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, अपना नाम बताइए। जी, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? जी, अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज आप कम कर दीजिए और अपना नाम बताइए। हेलो हेलो जी, हेलो जी, बताइए अपना नाम। मेरा नाम सरिता गुप्ता है। जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं देहरादून से बोल रही हूँ। जी, अपना सवाल पूछिए। मेरी बेटी हैदराबाद फंसी हुई है, एमटेक करने के लिए गई हुई थी वो। अब उसको वापस आने के लिए मुझे क्या करना होगा, आप बताएंगे? 2 चीजें हैं। एक तो हैदराबाद से दिल्ली के लिए ट्रेन चालू हो गई हैं। अगर आप बिटिया का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के उनका टिकट करा के दिल्ली आ जाते हैं तो यहाँ से दिल्ली लाने के लिए आपको हम अगर पर्सनल व्हीकल है उसकी अनुमति हम आपको दे देंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि दक्षिण भारत से जब हमारी अभी हम जो लोगों को लेकर आ रहे हैं अपने थ्रू, जो ट्रेन हमारी चल रही है उसमें आपको ये इंतजार करना पड़ेगा कि हमें कब शुरू होगी, 2 दिन में 4 दिन में लाएंगे। बीच में हम तिरुवनंतपुरम से लाए हैं, अन्य जगह से लाए हैं, हैदराबाद से कब लेकर आएंगे ये हम आपको बताएंगे। दोनों में से जिस तरह आप करना चाहें आप कर सकते हैं। जी, मंत्री जी, अगला सवाल ये है कि बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी आ रहे हैं वापस, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से। तो इन प्रवासियों के रहने के लिए, इनके जब वो यहाँ सेटल हो जाएंगे तो इनके रोजगार के लिए क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे फिर? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है जी,
कि जो प्रवासी आएंगे वो बहुत बड़ी मात्रा में जी। और हम लोग पिछले 3 साल से पलायन को लेकर हमने बहुत बड़ा काम किया है जी। हमने पलायन आयोग बनाया, उसने पूरा अध्ययन किया, कितने गांव से लोग गए, जाने का कारण क्या था। अब ये लोग लॉकडाउन होने के कारण और कोरोना के कारण वापस आए। आते ही हम लोगों ने सारे डीएम्स को कहा कि जो लोग आ रहे हैं उनको एक हमने पेपर दिया, उस पेपर को फिलअप कराइए जी। उसमें कहाँ से आए हैं, क्या काम करते थे, राज्य में रहेंगे या वापस जाएंगे, राज्य में रहेंगे तो क्या काम करना चाहेंगे, आप किस में एक्सपर्टाइज है, पढ़े लिखे हैं, नौकरी करते थे कि बिजनेस करते थे। फिर उनको अगर वो नौकरी करते थे तो उनका हम प्रोफाइल अपने साइट पे डाल देंगे जी। और राज्य के अंतर्गत उनको कोई ITI है, कोई इंजीनियर है, कोई डिप्लोमा है, कोई कुक है, कोई ड्राइवर है, जो भी काम करते थे, जहां आवश्यकता होगी उनको वहां ले लिया जाएगा। जी, ये वाली बातचीत हम जारी रखेंगे। मंत्री जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी, अपना नाम बताइए और कहां से बोल रहे हैं आप? अपना नाम बताइए प्लीज। अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए और अपना नाम बताइए और कहां से बोल रहे हैं आप? जोगिंदर जी रुड़की। प्लीज अपना टीवी बंद कर दीजिए और फिर अपना नाम बताइए और कहां से बोल रहे हैं? जोगिंदर बोल रहा जी रुड़की से, जिला हरिद्वार से। योगेंद्र रुड़की से। जी, अपना सवाल पूछिए। मैं सवाल ये पूछा जी मंत्री जी से, ये जो राशन देते हैं ना जी। जी जी मंत्री जी नमस्कार। नमस्कार योगेंद्र जी। ये पूछना चाह रहे जी, राशन दे रहा ना जो पीले कार्ड पे नहीं दे रहे। नमस्कार मंत्री जी, ये जी राशन जो दे रहे पीले कार्ड पे नहीं दे रहे, फिर ये सब पे अलाउ नहीं है जी? सब पे येलो कार्ड से दे रहे हैं या किसी अलग अलग है। यदि आपके पास योगेंद्र जी 3 तरह की व्यवस्था है। यदि आपके पास अंत्योदय का कार्ड है, वो बहुत उन लोगों पर होता है जिनका कोई वारिस ना हो, अकेले हो, सिंगल हो, उनको 35 किलो देते हैं, वो फ्री जाता है। उसका पैसा अभी 3 महीने तक नहीं लिया जाएगा। पहले भी बहुत कम 2 रुपए 3 रुपए किलो उनका रेट है जी। यदि आपके पास बीपीएल है तो पर यूनिट 5 किलो देंगे, वो भी फ्री देंगे 3 महीने तक, उनका कोई पैसा नहीं लेंगे। 3 महीने का एक साथ दिया था। यदि आपके पास पीला राशन कार्ड है, ये राशन कार्ड हमारे राज्य में 10 लाख से ज्यादा है। इस पर हम पहले 7.5 किलो देते थे, जो हमने 3 महीने का 22.5 किलो इकट्ठा दिया है। इसके बाद अब हमने 20 किलो कर दिया। हर महीने आपको 20 किलो मिलेगा और ये भी 9 रुपए किलो गेहूं और 11 रुपए किलो चावल इस रूप में मिलेगा। जितना पैसा आप देंगे वो सब्सिडी के रूप में आपके पास बाद में आपके अकाउंट में आएगा। तो इस प्रकार से ये तीनों तरह की व्यवस्थाएं राज्य में लागू है और राशन की कोई कमी नहीं है। राज्य के पास पर्याप्त मात्रा में हमारे पास भंडार है। जी मंत्री जी, हम बात कर रहे थे जो प्रवासी वापस आ रहे हैं, लौट रहे हैं, उन पर कि उनके सेटलमेंट के लिए किस तरीके से तो उन लोगों से जब हमने सारा अपने साइट पे भी डलवाएंगे जी, बाद में हमने उनको स्कीम देनी है कि जो 20 लाख करोड़ प्रधानमंत्री ने की है उसमें अलग अलग सेक्टरों में, MSME में अलग हैं, फिर अन्य प्रकार की गतिविधियों में अलग हैं जी। तो उन सबको हम एक अपने राज्य से जोड़ के, और जो हमने एक नई योजना लॉन्च की है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है, उस योजना में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, हम उनको बताएंगे कि यदि आप इस योजना में कोई रोजगार करना चाहते हैं, निर्माण का करना चाहते हैं, सेवा का करना चाहते हैं, सर्विस सेक्टर के अंतर्गत, तो आपको 25 लाख और 10 लाख का लोन ले सकते हैं जी। उसमें 25% की सब्सिडी आपको मिलेगी, उस सब्सिडी को राज्य सरकार देगी जी। तो उन सबको हम प्रयास करेंगे, नौकरी वाले को नौकरी की तरफ बढ़ाएंगे, बिजनेस वाले को बिजनेस की तरफ बढ़ाएंगे। इसका बेनिफिट हमें कैसे मिलेगा कि हमारे पास 2 लाख ऐसे MSME के अंतर्गत छोटी इंडस्ट्री काम कर रही हैं जिसमें 64,000 के लगभग 65,000 के लगभग हमारे रजिस्टर्ड है, बाकी रजिस्टर्ड नहीं है। उसमें यदि 10-20 हजार भी आगे बढ़ जाती हैं, 50,000 भी बढ़ जाती है, अब इन 2 लाख में लोग थोड़ा सा अप हो जाते हैं तो आप लगाइए कि बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार मिलेगा, लाखों नौजवान रोजगार पे जुड़ेंगे। ये हम लोग कर रहे हैं जी। जो पलायन जो बहुत बड़ा मुद्दा था अभी प्रदेश के लिए, तो वो काफी हद तक हम उसको कहीं ना कहीं समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। जी जी। तो आप शासकीय प्रवक्ता भी हैं, तो ऐसे में आपके ऊपर हर विषय पर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ऐसे में कृषि एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो पहाड़ों में जो लोग रह रहे हैं, किसान जो रह रहे हैं, वो अलग तरीके से कृषि करते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ खास योजनाएं हैं? देखिए, एक ये ऐसा सेक्टर है, लॉकडाउन के समय पूरे दुनिया की, देश की, भारत की, राज्यों की नजर इस सेक्टर पर गई। जी मंत्री जी, इस सवाल को हम कंटिन्यू रखेंगे। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक मौजूद है। जी, अपना नाम बताइए और कहां से बोल रहे हैं आप? अपना नाम बताइए। हेलो जी, अपना नाम बताइए।
मैम नमस्कार। जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप, क्या नाम है आपका? मैं गिरीश जोशी बोल रहा हूँ ऋषिकेश से। जी सवाल पूछिए। और मेरा सवाल ये है कि मैम कि मैं पिछले 18-19 दिन से शेड एरिया में हूँ जी। आप अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए और अपना सवाल पूछिए। जी मेरे को 14 दिन बताया गया था कि आप शेड एरिया में रहेंगे, फिर वो 28 दिन कर दिया गया है। मैं पिछले 28 मतलब कि अभी 28 तारीख तक ही सीड रहेगा एरिया की, मतलब कैसे क्या प्रोटोकॉल है इसका? क्या कहा? क्या 28? क्या आपका सवाल एक बार दोबारा दोहराएंगे आप? क्या जानना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे को बताया गया था कि 14 दिन को आपका एरिया सीड कर दिया गया है। 14 दिन आपका एरिया, आप कहाँ से हैं? 14 दिन और एक्स्ट्रा कर दिया, मतलब 28 दिन का कर दिया गया है। से बोल रहे हैं ये कि नहीं देखिए, दो चीजें हैं। क्या प्रोटोकॉल है? नहीं, दो चीजें हैं। उस एरिया में हम लोगों ने, मैंने पहले बताया, आपने सुना होगा टीवी पर, कि कई कैटेगरी करते हैं। रेड जोन है, ऑरेंज है, ग्रीन है। रेड जोन में हम हॉटस्पॉट है, लगातार कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। तो जिस एरिया से आते हैं हम प्रयास करते हैं उस एरिया को हम पूरी तरह लॉकडाउन कर दें। यदि उस एरिया से लगातार आ रहे हैं, पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, तो तब तो उसको खोलेंगे नहीं। यदि 14 दिन तक कोई केस नहीं आया, बाकी जिन पे सिम्टम्स नजर आए उनका निगेटिव आ गया, तब खोल देंगे। कई बार क्या होता है, 14 दिन हो जाते हैं लेकिन उसमें से 10 लोगों की हमने जांच कराई है, 10 लोगों की रिपोर्ट आने में 15वां या 16वां दिन भी लग जाता है। तो तब तक हम कोशिश करते हैं कि उस एरिया को उसी प्रकार से लॉक करके रखें। थोड़ा सहयोग आप करेंगे, ये आप ही के लिए है। थोड़ी सख्ताई हो रही है, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो ये इसलिए हो रहा है कि वहाँ कोरोना को फैलने से रोका जाए। तो इसलिए बंधु, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा सहयोग दें। तो फिर भी यदि कोई आपको लगता है कि इस प्रकार का कोई काम हो रहा है, तो आप संपर्क करके और अपनी बात का समाधान भी कर सकते हैं। जी मंत्री जी, हम बात कर रहे थे कृषि की, क्योंकि अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो एक साधन, जो आय का साधन है पहाड़ों में, वो कृषि ही है और मनरेगा ही है। तो किस तरीके से सरकार की योजना काम कर रही है? लॉकडाउन में सब दुनिया फंसी, तो उसमें सबसे लोगों की नज़र एग्रीकल्चर के ऊपर गई। बिल्कुल, हमारा सौभाग्य है कि हम छोटा राज्य है, एग्रीकल्चर में थोड़ा एडवांस स्टेट है और ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में हमारी राज्य को आगे बढ़ रहे हैं जी। इसके लिए हमने पहले भी बहुत भारी मात्रा में भारत सरकार ने सहयोग किया है। अब तो ऑर्गेनिक स्टेट को स्पेशल 20 लाख करोड़ के जो पैकेज है उसमें ऑर्गेनिक खेती को स्पेशल रखा गया है। एक तो इसका बेनिफिट हमें होगा, दूसरा बेनिफिट हमें होगा कि हमने अपने राज्य में, चाहे वो कोऑपरेटिव खेती की बात हो, चाहे मंडियों को लेकर किसानों को बेचने की फ्री हैंड की बात हो, ये सारे जो भारत सरकार के मॉडल एक्ट थे हमने राज्य में लागू किए हैं। तीसरी बात हमने कहा है कि जो किसान हमारे बीज लेना चाहते हैं, उस बीज में पहले जो सब्सिडी थी वो तो थी, उससे अलग 25% सब्सिडी एक्स्ट्रा राज्य सरकार अपने संसाधनों से, अपने बजट से देगा। तो इस प्रकार एग्रीकल्चर सेक्टर में सरकार ने एक अलग से कमेटी बनाई है, उस कमेटी की संस्तुति भी हमें मिलने वाली है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को हम प्रथम स्थान पर रखते हुए ये प्रयास कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर एक ऐसा हमारा सेक्टर है जिस पर हम अपनी आर्थिकी को, अपनी अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ करके आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारा पूरा फोकस है और एग्रीकल्चर को लेकर हम अपने किसानों को, हम अपने, चाहे वो फ्लोरिकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, चाहे एग्रीकल्चर की ऑर्गेनिक खेती हो, चाहे गन्ना किसानों की बात हो, चाहे अन्य जो इस प्रकार के छोटे हमारे किसान हैं जो अन्य प्रकार का छोटा इससे संबंधित काम करते हैं, चाहे कोल्लू का काम करते हों, ऑर्गेनिक गुड़ बनाने वाले लोग, ये सब हैं जिनको हमने पूरी तरीके से इस सारे विषय में ध्यान रखते हुए सारी योजना। मंत्री जी, इस बात को हम लगातार जारी रखेंगे। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ हैं। जी, अपना सवाल पूछिए। क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, मैं पंकज बोल रहा हूँ हल्द्वानी से, पंकज सलवाल। जी, अपना सवाल पूछिए। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं हल्द्वानी से बोल रहा हूँ जी। जी, अपना सवाल पूछिए। सवाल ये था मैडम, मैं एक्चुअली जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ हल्द्वानी फंसा पड़ा हूँ। मेरा पहाड़ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है एक्चुअली जी। देखिए पंकज, बीच में हमने सारे लोगों को जो जिस जिले के थे पर्याप्त मात्रा में भेजे। आप पे अगर अपने साधन है तो आप कल भी जा सकते हैं, कोई रोक नहीं है अगर आपके पास अपने संसाधन है। और यदि आप गवर्नमेंट का इंतजार करेंगे तो आप वहां रजिस्ट्रेशन करा दीजिए और रजिस्ट्रेशन करा के वो नंबर आप लगातार जांच करते रहिए। कोई दिक्कत हो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, तब हम आपको जो भी साधन जल्दी से जल्दी होगा उसके द्वारा अल्मोड़ा भेज देंगे।
जी, तो हम बात कर रहे थे मंत्री जी कृषि की, कृषि क्षेत्र में। तो इस सेक्टर में हम लोग बहुत ताकत के साथ लगे हुए हैं जी। हमने अपने किसानों के लिए बहुत तरह की सुविधाएं, छूट, ऑर्गेनिक हब बनाना, इसके लिए छोटे छोटे हमने सेक्टर बनाए हैं। इसके लिए हमने जो किसान हैं उनके लिए हमने कोल्ड स्टोर जो हमारे यहाँ उसको भी मंडी घोषित कर दिया है। हाँ। और हमने जो किसान कहीं भी आकर अपना बेचेंगे मंडी के बाहर तो उस पर सब तरह की छूट होगी, प्रतिबंध नहीं होंगे, इत्यादि इत्यादि हमने किया है। तो बाहर से जो युवा आ रहे हैं, जैसे गांव में युवा आ रहे हैं, तो वो भी कृषि के क्षेत्र में बढ़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए किस तरीके की सुविधाएं ये सारी सुविधाएं उनके लिए भी हैं जी। ये सारी सुविधाएं अभी बहुत बड़ा 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है किसानों के लिए बहुत बड़ी योजना है जी। ये एक मौका है हम लोगों के लिए, जैसा कहा ना कि हम इस कोरोना के दंश में से जी और हम एक अपॉर्चुनिटी ढूंढकर और इसमें आगे बढ़ें, और उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए ये है और इसको हम करेंगे। हमारा नौजवान जो खेती करना चाहता है, आप आइए, ऑर्गेनिक खेती में आगे बढ़िए, आपके पास अपना खेत है। आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप आइए, बिजनेस के लिए आपके रास्ते खुले हैं। आप सर्विस करना चाहते हैं, राज्य के अंदर इतनी इंडस्ट्री है, आप उसके लिए रास्ते खुले हैं। आप जिस सेक्टर में काम करना चाहते हैं वो आपके रास्ते खुले हुए, आप अपने उसमें से कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी ढूंढ के आइए। जी मंत्री जी, एक और दर्शक हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं। हेलो, अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए, अपने टीवी को बंद कर दीजिए और अपना सीधा सवाल पूछिए मंत्री जी से। बोल रहा हूँ जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैम, तिलक सिंह बोल रहा हूँ जी, हल्द्वानी से। हल्द्वानी से जी। मेरे पास जी, अपना सवाल पूछिए। और जिस दिन आए उसके अगले दिन से लॉकडाउन हो गया है। मैं मजदूर आदमी हूँ मैम, और इनको इलाहाबाद भेजना है मैम। हल्द्वानी से बोल रहा हूँ, कैसे होगा ये? हल्द्वानी में आप इलाहाबाद भेजना चाहते हैं, प्रयागराज आप रजिस्ट्रेशन आपने उत्तर प्रदेश में भी कराया, हमारे यहाँ भी प्रत्येक दिन हल्द्वानी, रुद्रपुर, सारे इस क्षेत्र से हम लगभग 30 बसों में लोगों को लेकर उत्तर प्रदेश की सीमा में जा रहे हैं। उस सीमा से 30 ही बसों में अपने लोगों को लेकर आएंगे। ये क्रम जारी रहेगा। आप संपर्क करके तत्काल शुरू हुई और जल्दी आपका नंबर आ जाएगा और आप तत्काल सीमा पर जाएंगे। वहां से वो राज्य आपको इलाहाबाद, प्रयागराज तक छोड़ेगा। जी मंत्री जी, सबसे बड़ा सवाल है अब ये, भविष्य की नींव है हमारे बच्चे, जो छात्र हैं वो भविष्य की नींव हैं, और अभी सारे स्कूल कॉलेजेस सब बंद हैं, दून एजुकेशन हब कहलाता है। तो ऐसे में सरकार की क्या योजना है, कब तक स्कूल खुलेंगे? ये लॉकडाउन 4 में क्या स्कूलों को कुछ रियायत दी गई है, स्कूल खोलने की कुछ बात कही गई है, और खासकर पहाड़ों की भी? लॉकडाउन 4 में अभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये सबको अभी छूट नहीं मिली है जी। लेकिन इसके साथ साथ भारत सरकार ने 12 ऐसे चैनल जिसपे एक क्लास एक उस पर रहे, इस तरह की एक व्यवस्था बना रहे हैं। 2 दिन में 3 दिन में उसको धरातल पर आ जाएगी, उसके माध्यम से वो स्टडी होगी। ऑनलाइन पढ़ाई लगातार चल रही है जी। अब ये सही है कि सब बच्चे ऑनलाइन नहीं भी पढ़ सकते, बाहर दूर दराज में रहने वाले हैं, लेकिन ये भी सही है कि साथ साथ जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार ने अपने बच्चों के लिए जो कक्षा 1 से और 12 तक के बच्चे थे उसमें हमने 10th और 12th छोड़कर सब बच्चों को प्रमोट करने का निर्णय भी लिया है। साथ साथ हमने उन बच्चों के लिए भी जो हमारी परीक्षा बची हुई है उसके बारे में भी हम निर्णय ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर राज्य सरकार ने अपने इस एजुकेशन को बरकरार रहे, हमारा नाम उस रूप में रहे, हमने अनेक कदम उठाए हैं। फीस को लेकर कदम उठाए हैं, हमने टीचर्स को लेकर कदम उठाए हैं, हमने उनकी सैलरी को लेकर कदम उठाए हैं, सारे काम हमने किए हैं। तो उत्तराखंड राज्य में अभी जब तक भारत सरकार की गाइडलाइन स्पष्ट नहीं आएगी हमारे लिए, तब तक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इत्यादि खोले जाना संभव नहीं है जी। ये तो बात हो गई स्कूलों की। अगली बात है हेल्थ सेक्टर की। जिस तरीके से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि अपना प्रदेश फिर भी अच्छा, एक फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं जी, अपना नाम बताइए। जी मैम, मेरा नाम विनीत कैंसरा जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैम ऋषिकेश से बोल रहे हैं जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा मंत्री जी से सवाल है कि मेरे भैया लोग फंसे हैं ना अंडमान में। जी जी जी, अब वो एक ही होटल में 7 लोग अंडमान में था जी, अंडमान से जी, फिर से पूछिए अपना सवाल। मैं जानना चाहता हूँ कि वो 2 महीने से वहाँ खाली बैठे हैं, सरकार मतलब उनके लिए क्या प्रबंध कर रही है घर आने के लिए? 2 चीजें हैं, वो अंडमान में कहाँ सर्विस करते थे, किस तरफ करते थे,
भारत सरकार ने सभी से निवेदन किया है कि किसी की सैलरी नहीं रोकी जाए। वो प्राइवेट सेक्टर में थे तो प्राइवेट में किस सेक्टर में थे, इंडस्ट्री में थे या किसी कहीं और काम करते थे। दूसरी बात यह है कि अभी वहाँ से लाया जाना संभव इस रूप में भी नहीं है। और जहाँ तक सवाल है इस चीज़ का कि वहाँ अगर उनको खाने इत्यादि की दिक्कत आ रही है तो हम लोग खुद बात करके कहेंगे। हमने सारे राज्यों को ऐसा निर्देशित किया है भारत सरकार के द्वारा, राज्य एक दूसरे राज्य पे भी लिख रहे हैं कि किसी भी प्रकार से हमारे नागरिकों को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, खाने इत्यादि की व्यवस्था हो। हम उन राज्यों के जो लोग रह रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं, वो हमारे लोगों के लिए कर रहे होंगे, तो उसकी दिक्कत नहीं है। ये जरूर है कि 2 महीने हो गए हैं, आपका सैलरी वगैरह ठीक से मिल रही है नहीं मिल रही है, किस सेक्टर में से क्यों नहीं मिल रही है, भारत सरकार का तो स्पष्ट निर्देश है मिलनी चाहिए जी। और अंत में मंत्री जी आपसे ये रहेगा कि इस वैश्विक बीमारी फैल चुकी है पूरी तरीके से, हम पूरी बातचीत नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप कुछ संदेश देना चाहते हो जनता को कि किस तरीके से वो अपना बचाव करे तो आप प्लीज़। ये निश्चित रूप से ये एक ऐसी बीमारी है कोरोना जिसका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। केवल इसका जो अभी हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग है, कुछ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क इत्यादि का प्रयोग करना है, अपने हाथ को बार बार धोना है। ये प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार कहा है, इसका हमें पालन करना है। दूसरी बात, हम लोगों को अपने राज्य के अंतर्गत मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हम सब लोगों को हमारा राज्य इस रूप में एक अच्छी स्थिति में है। हमारी सबकी जिम्मेदारी, हमारे प्रवासी भाई आ रहे हैं उनको ठीक से अपने गांव में रखा जाए, उन्हें नफरत करने की बजाय या उनको इस रूप में कहने के बजाय उनको सेवा इत्यादि करें, उनको भी लगे कि हम यहाँ आए हैं, हमें यहीं रहना है। और ये निश्चित मानिए सरकार आपके साथ पूरी तरीके से खड़ी है, आपके हर प्रकार की, चाहे वो आपके खाने की व्यवस्था हो, आपके रोजगार की चिंता की बात हो, या फिर आप जिस सेक्टर में काम करते हैं उस सेक्टर में भी आपकी चिंता करने की बात है, हम लोग कर रहे हैं। हेल्थ को लेकर हम लोगों ने बहुत काम किए हैं। तो आप इस सब के साथ साथ कहीं ना कहीं राज्य के एक जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार करते हुए और अपना भी सहयोग करें, राज्य का भी सहयोग करें। धन्यवाद मंत्री जी, आप हमारे साथ हमारे दूरदर्शन के स्टूडियो में पधारे। इसी के साथ हमने इस कार्यक्रम में जाना कि किस तरीके से कोविड संक्रमण को रोकने के लिए, उसकी रोकथाम, उसके बचाव के लिए सरकार हमारे साथ काम कर रही है। अगले हफ्ते फिर हम इसी कार्यक्रम में आपके साथ रूबरू होंगे। हमारे साथ फिर से जन सरोकार के मुद्दे पर मंत्री जी मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।